नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 27 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बहुत सारे न्यूज़ हैं। भारत का अपना एक एआई मॉडल बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। साथ में आज का आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। आईआर से संबंधित भी कुछ न्यूज़ हैं, तो इसलिए वीडियो कोशिश किया कीजिए कि लास्ट तक देखें, अंतिम तक एक सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं होता है, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं आप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि रूस के आर्मी में कुछ भारतीय लोगों को रिक्रूट किया गया। अब ये हुआ कैसे? देखिए, हुआ ऐसे कि भारत से कुछ लोग जो अलग अलग दलाल होते हैं, अलग अलग जो एजेंट होते हैं, उनके द्वारा जॉब पाने के उद्देश्य से कहाँ पर गए? तो रूस गए। कुछ दलाल यूएसए में कुछ दलाल यूएई में बैठे हुए थे, कुछ भारत में और कुछ रूस में। इन सब ने मिलकर क्या किया? भारत से रिक्रूटमेंट शुरू किया। किस चीज़ को लेकर? कोई बहुत बड़े स्तर पर गए, 1000-2000 क्या? नहीं, कुछ लोग ही गए हैं। इन्होंने शुरू किया कि हम आपको रूस में काम दिलवाएंगे। अब काम दिलवाने की जब बात आई तो इनको लगा कि कुछ काम होगा वहाँ पर जो मिलिट्री संबंधित नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर गए और वहाँ पर इनको मिलिट्री के हेल्पर के तौर पर रिक्रूट कर लिया गया। जो एक था कि भाई आपने बुलाया किसी और उद्देश्य से और वहाँ पर लगा दिया आपने किसी और काम के उद्देश्य में। तो इस तरह से बहुत सारे लोग भारत से गए, रूस गए, वहाँ पर फंस गए बेचारे, उनके पास कोई और चारा नहीं रहा। अब भारत सरकार ने इस चीज़ को रूस के ऑफिसर्स के सामने उठाया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, भारतीय लोग क्यों काम करेंगे। उसके बाद से बहुत सारे इंडियंस को रिलीज़ कर दिया गया है रूसियन आर्मी से। रशियन आर्मी में जो बहुत सारे भारतीय शामिल हो गए थे हेल्पर के तौर पर, उनको रिलीज़ कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि जल्द ही हम इन सभी को वापस ले आएंगे। तो ये आपका हेडलाइन था, इससे सवाल तो नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे नेपाल से जो गोरखा होते हैं उनको तो रूस की आर्मी में बुलाया गया है और बहुत सारे गए भी हैं वहाँ पर, पैसों के लिए लड़ने के लिए जाते हैं। अलग अलग ग्रुप में शामिल है। कुछ भारतीयों को लगा कि भाई वैगनर ग्रुप में भी शामिल हुए हैं, जो प्राइवेट आर्मी है उसमें भी शामिल है कुछ भारतीय लड़ाके, वैगनर ग्रुप जिसको नाम सुना होगा आपने। तो इसलिए ये हेडलाइन बनाया गया था। आज चलते हैं, आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। हेडलाइन में कोई और सच इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, आर्टिकल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोगों के। देखिए, आज का जो आर्टिकल है द हिंदू में 23 तारीख को आया था। किस चीज़ को लेकर? तो क्षेत्रीय पीठों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुधार को लेकर कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्रीय पीठ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसको लेकर डिटेल में आर्टिकल आया था। अब क्षेत्रीय पीठ का क्या तात्पर्य होता है? जैसे अभी कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी दिल्ली में काम करती है, दिल्ली से, लेकिन इसका क्षेत्रीय पीठ भी स्थापित किया जा सकता है अलग अलग जगहों पर। जैसे मान लीजिए एक नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय पीठ, एक दक्षिण भारत में कर दिया, एक आपका पश्चिम भारत में कर दिया। इस तरह से क्षेत्रीय पीठ भी इसके स्थापित किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा? लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुँच में उनका सुधार हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत। ओके, इसी को लेकर आर्टिकल है आज का, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। देखिए क्या है, कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने, किसने? संसदीय स्थायी समिति है जो कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय से संबंधित होती है। हाल ही में लोकसभा को अवगत कराया कि विधि मंत्रालय ने देश भर में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने को उसके प्रस्ताव का समर्थन किया है। किसने किया है? तो विधि मंत्रालय ने समर्थन किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय पीठ स्थापित होना चाहिए देश भर में, है ना। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय पीठ की स्थापना के विचार को बार बार अस्वीकृत किया गया है। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार इसको मना करती आ रही है कि क्षेत्रीय पीठ स्थापित नहीं किए जाएंगे। अब क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। क्या है इससे संबंधित संवैधानिक मामला, उसको भी हम लोग समझेंगे। ये आपके पीटी मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। और अगर न्यायिक सुधार की आप लोग बात करेंगे कहीं पर भी, लेखन में निबंध लेखन की बात करें, GS2 की बात करें, GS1 की बात करें, तो वहाँ पर न्यायिक सुधार में आपको देखना पड़ेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। और क्षेत्रीय पीठ बन जाने से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जो केसों का भार है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ पर भिन्न भिन्न विधि की स्थितियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 कौन सा? 130, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करें।
कौन नियत करेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तय कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका पीठ होना चाहिए। विधि आयोग की रिपोर्ट न्यायालय को और अधिक अभिगम्य बनाने की दिशा में, मतलब पहुंच प्रदान करने में, लोगों के लिए सुगम बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट 2009 ने गैर संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिए दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में 4 क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश की थी कि गैर संवैधानिक मामला, जो छोटे छोटे आपराधिक क्रिमिनल मामले होते हैं, जो संविधान के विवेचना संबंधित नहीं होते हैं, उसको तो हम क्षेत्रीय पीठ में कम से कम निपटा ही सकते हैं। एक आप अपना मुख्य पीठ रखिए दिल्ली, जिसमें आप क्या करेंगे, देश की राजधानी है, तो यहाँ पर आप संविधान के स्पष्टीकरण कीजिए, या संविधान का जब परिभाषित करना है किसी चीज़ को, या संविधान का अंतिम वक्ता के रूप में कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके लिए रखिए। बाकी जगहों पर आप अलग अलग मामलों के लिए स्थापित कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बोला गया था। अगला देखिए क्या है विधि आयोग की रिपोर्ट में। अगला है कि बार काउंसिल। जुलाई 2021 से दक्षिण भारत के बार काउंसिल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिससे मांग की गई कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक पीठ स्थापित की जाए। ये बिल्कुल सही मांग है। नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्थापित होना चाहिए। सोचिए किसी आदमी को केरल से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए कहाँ तक आना पड़ता है ना, तो कितना दिक्कत देखना पड़ता है। इस कारण से बोला गया। अब जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहाँ पर है इलाहाबाद, यहाँ पर है यूपी का हाई कोर्ट, अब यहाँ पर है गाजियाबाद। यहाँ के किसी आदमी को अगर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ना है तो पूरा यूपी पार करके उसको जाना पड़ता है। तो ये तो दिक्कत होता है ना भाई, है ना। ये कहीं ना कहीं पहुँच में बाधा है, न्याय तक पहुँच में बाधा है ये। तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कैसे सुगम हो सकता है। संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय का अनुदान 2021-22 पर अपनी 107वीं रिपोर्ट पेश की और विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ की स्थापना की वकालत की। किसने? तो समिति ने, संसदीय अस्थायी समिति ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश। अभी तक भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली से बाहर अधिविष्ट करना उचित नहीं समझा है। आज तक किसी ने भी नहीं समझा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने क्षेत्रीय पीठ की अवधारणा बहुत कम रुचि दिखाई है, जहाँ उन्होंने यह चिंता प्रकट की इससे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कम हो सकती है। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक प्रतिष्ठा है। जैसे संपूर्ण देश का पावर का केंद्र कौन सा है, तो दिल्ली। उसी प्रकार से संपूर्ण देश के न्यायिक सिस्टम का केंद्र कौन सा होना चाहिए, तो दिल्ली, है ना। ये किस में बोला गया है? संपूर्ण देश के सैन्य शक्ति का केंद्र कहाँ है, तो दिल्ली। तो ये बोला गया है किस में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मानकर चलती है कि कहीं न कहीं इससे प्रतिष्ठा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसको धक्का पहुँचेगा। लेकिन क्या प्रतिष्ठा के कारण ही न्याय में देरी होनी चाहिए? आपसे अगर पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या तर्क हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ के पक्ष में तर्क अब हम लोग पढ़ेंगे इतना डिटेल में, इसीलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आप आंसर राइटिंग कर सकें, लॉन्ग फॉर्मेट में 4 पेज 5 पेज लिख सकें। अपने मन से पॉइंट बनाना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ के लिए अपने मन से पॉइंट आप नहीं बना सकते हैं, ये भी एक फैक्ट होता है ना। बेहतर अभिगम्यता। संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट इस बात पर बल दिया गया है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्याय तक अभिगम्यता में उल्लेखनीय चुनौती का सामना करना पड़ता। अब कोई व्यक्ति चला कहाँ से, मिजोरम से या त्रिपुरा से, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। अब सब कोई तो फ्लाइट में बैठ कर आ नहीं सकते हैं, तो वहाँ से ट्रेन से चला, कब पहुँचेंगे दिल्ली बताइए मुझे। कोई व्यक्ति आ रहा है कहाँ, तिरुवनंतपुरम से या बिल्कुल सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस के लिए, तो उसको तो आने जाने में ही परेशानी बहुत ज़्यादा हो, इसलिए न्याय उस तक पहुँच कम हो रही है। तो क्या दूरी जो है वो न्याय में बाधा बनना चाहिए? लेकिन इसका समाधान ई कोर्ट भी तो हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है, सुनवाई में शामिल हो सकता है। आज के दौर में फिजिकल दूरी क्या वाकई दूरी रह गया है? बताइएगा मुझे। दोनों पक्षों को मैं बताता चलता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके। क्षेत्रीय पीठें दूर दराज के इलाकों, राजधानी से दूर रहने वाले लोगों के लिए न्याय को और अधिक सुलभ या अभिगम्य बनाएगी। इससे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से वित्तीय लॉजिस्टिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पहला पक्ष में ये हो गया कि भाई इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए क्षेत्रीय जो पीठ है उसको स्थापित करना चाहिए। संवैधानिक मामलों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और बोला गया कि अगर क्षेत्रीय पीठ बन जाएंगे तो वो जो लोकल मामले होते हैं, मर्डर, रेप, इन सब के मामले जो होते हैं, ये कोई सामान्य मामले नहीं है।
लेकिन ये जो मामले हैं इनको क्षेत्रीय पीठ देख लेगा तो दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा वो क्या करेगी, तो वो संवैधानिक मामलों के ऊपर ज़्यादा केस वो सुनवाई कर सकती है। इससे क्या होगा, भार कम हो जाएगा दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। ओके, बेहतर न्यायिक प्रभावशीलता होगा इससे। क्षेत्रीय पीठें उन स्थानीय मुद्दों चिंताओं को संबोधित करने के बेहतर स्थिति में होगी जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता है। क्षेत्रीय संदर्भ में परिचित न्यायाधीश अधिक प्रासंगिक और प्रभावी निर्णय दे सकते हैं। जिस न्यायाधीश जो होंगे वो जिस एरिया से बिलोंग करेंगे वहाँ के लिए वो ज़्यादा अच्छे समझ को रख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठे बैठे हर एक जगह के फैसले ले लेती है, ये कहीं ना कहीं अतार्किक भी प्रतीत होता है। ओके, क्षेत्रीय पीठ या स्थानीय कानून रीति रिवाज से परिचित न्यायाधीशों द्वारा मामले में अधिक कुशलता संभालने की अनुमति देगी। इससे क्या होगा, इससे न्यायिक प्रभावशीलता कहीं कहीं बढ़ेगा। बृहत अवसर, क्षेत्रीय पीठ का स्थापना देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी अवसंरचना विशेषज्ञता के विकास को बढ़ावा मिल सकता है और इससे क्या होगा, क्षेत्रीय पीठ की स्थापना से बृहत अवसरों के द्वार खुलेंगे। बार का लोकतांत्रिकरण भी होगा, कहीं न कहीं इससे लोकतांत्रिकरण भी होगा। लंबित मामलों में कमी होगी। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय 2022 की तुलना मामलों के निपटान में 31% की वृद्धि देखी गई है। वर्तमान 80,000 से अधिक मामले निर्णय लंबित हैं, जिनमें 60,000 दीवानी मामले कहाँ पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित हैं। तो जो लंबित मामले हैं वो भी भार थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर कम हो जाएगा। क्षेत्रीय पीठ इसका भार उठा लेगी तो दिल्ली का जो मुख्य पीठ होगा वो क्या करेगा, वो केवल संवैधानिक मामलों को सुनवाई करेगा। देखिए यहाँ पर केसों की संख्या दी गई है, एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे 2023 में देखिए कितना है, 2013 में देखिए कितना है, कोई आपको अंतर दिख रहा है, कुछ अंतर नहीं दिखेगा, उल्टा बढ़ ही गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे न्यायिक सिस्टम की लचरता को दिखाता है जिसमें जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ओके, अगला देखिए विपक्ष में तर्क क्या है। अब पक्ष में तर्क समझ लिया आप लोगों ने, अब विपक्ष में क्या तर्क है, क्यों स्थापित नहीं होना चाहिए। न्याय शास्त्र का विखंडन, क्षेत्रीय पीठें कानूनों सिद्धांतों के भिन्न भिन्न व्याख्याओं को जन्म दे सकती है। चेन्नई पीठ ने कुछ और बोला, दिल्ली पीठ ने कुछ और बोला, मुंबई पीठ ने कुछ और बोला। इससे क्या होगा, न्यायिक विखंडन क्रिएट हो जाएगा, सब लोग अलग अलग व्याख्या करेंगे, जबकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक व्याख्या होती है ना। तो इससे क्या होगा, देश में कहीं न कहीं अराजकता का माहौल बनेगा, स्पष्टीकरण नहीं रहेगा किसी चीज़ को लेकर। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने तो यहाँ तक आशंका जताई कि इससे संस्था का ही विघटन हो सकता है। भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, इन्होंने बोला कि इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो इंटीग्रिटी है ना वो प्रभावित हो सकती है। वाद या मुकदमेबाजी की वृद्धि, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में दायर अधिकांश मामले दिल्ली के निकट स्थित उच्च न्यायालय से आते हैं, केवल क्षेत्रीय पीठ के गठन से इस असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्रीय पीठ संभावित रूप से निरर्थक या फोरम शॉपिंग लिटिगेशन को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि वादी ऐसे पीठों से अनुकूल परिणाम की इच्छा रखेंगे जिनके बारे में धारणा हो कि वे उनके मामलों के प्रति अधिक सहानुभूति रखेंगे। इसलिए भी क्षेत्रीय पीठों का स्थापित नहीं करना चाहिए। संभावित पूर्वाग्रह व प्रभाव हो सकता है। क्षेत्रीय पीठ में न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने में क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों या राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं कि दक्षिण के क्षेत्रीय पीठ है तो दक्षिण को लेकर कुछ न कुछ फैसला दिया जाए और दक्षिण के पक्ष में फैसला दिया जाए। तो ये क्या होगा, कहीं न कहीं विखंडन को बढ़ावा देगा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देगा न्यायिक ढांचे में। ओके, न्यायिक ढांचे में तो अभी क्षेत्रवाद नहीं है ना, वो कहीं न कहीं बढ़ेगा। क्षेत्रीय पीठ में नियुक्त न्यायाधीशों की गुणवत्ता विशेषज्ञता विशेष रूप से दिल्ली में मुख्य पीठ के अनुभवी न्यायाधीशों की तुलना में को लेकर भी चिंताएं उत्पन्न हो सकती है। इससे न्यायिक निर्णय को सुसंगति विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। तो ये भी एक क्या हो गया, विपक्ष में पॉइंट हो। अगला क्या है, अगला है कि भाई संसाधन और अवसंरचना पर व्यय में वृद्धि होगी। इससे संसाधन और अवसंरचना पर भी काफ़ी सारे व्यय किए जाएंगे और उसमें भी वृद्धि हो सकती है। क्षेत्रीय पीठ की स्थापना और रखरखाव के लिए अदालती सुविधाओं, सहायक कर्मचारियों सहित अवसंरचना में उल्लेखनीय वित्तीय संसाधनों, निवेश की आवश्यकता होगी। इससे पहले ही सीमित न्यायिक संसाधनों बजट पर दबाव पड़ सकता है। उल्लेखनीय देश भर के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत 1114 पदों में से 347 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार जिला न्यायालय पालिका में न्यायाधीशों कुल स्वीकृत पद 25,081 में केवल 19,781 पद ही कार्यशील है, बाकी सब के सब खाली पड़े हुए हैं। तो आपको क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने से पहले न्यायाधीशों को भरना चाहिए और
ई कोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या हो, फिजिकल दूरी जो है वो न्यायिक दूरी ना बने, लोग कहीं पर भी बैठ के जस्टिस पा सकें, कहीं से भी बैठकर पार्टिसिपेट कर सकें। समाधान पर ज़रूर सोचिएगा आप लोग, समाधान ही आपसे पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। आप समाधान ही देने के लिए जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं ऑफिसर। समस्या तो हर किसी को पता है गुरु, समाधान तलाशो, ज़रा देखो क्या उसका समाधान हो सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है आपके। अगली न्यूज़ है WTO और भारत से संबंधित। क्या है भाई, तो WTO की बैठक हो रही है आबू धाबी में। हमारे पीयूष गोयल जी गए हैं वहाँ पर पूरा डेलीगेशन लीड करते हुए, और वहाँ पर विचार विमर्श करने वाले हैं। WTO वाले हम पे बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अनाज खरीदते हैं किसानों से MSP पर, इसको लेकर वो हम पे आरोप लगाते हैं। साथ ही साथ में चीन, अमेरिका, ब्राज़ील जैसे कुछ देश हैं वो भी हम पर आरोप लगाते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़े स्तर पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक फूड स्टॉकपाइल इशू, इसको लेकर बार बार हम पे सवाल उठाते हैं। तो हम वहाँ पर गए हैं, बातचीत करेंगे, और हमने बोला है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जो आपने चिड़िया उड़ा रखा है 2015 ईस्वी से 2030 तक के लिए, इसका कोई मायने है कि नहीं आपके लिए? इसमें एक उद्देश्य है जिसका मतलब है जीरो हंगर, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। तो हमारे देश में अगर हम सभी को भोजन, फूड सिक्योरिटी को लेकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा MSP पर भारी मात्रा में अन्न अनाज खरीदे जाते हैं और लोगों को दिए जाते थे, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन WTO बोल रहा है कि आप बहुत भारी स्तर पर MSP पर अनाज खरीदते हैं, इससे कहीं ना कहीं किसानों को बेनिफिट पहुंचता है। दुनिया भर के ट्रेड मार्केट जो होते हैं उसमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है, यही शब्द यूज किया था उन्होंने। तो इसको लेकर वहाँ पर बातचीत हो रही है और गए हैं पीयूष गोयल जी, बातचीत करेंगे। लेकिन हम लोग आज किसको समझेंगे? पब्लिक फूड स्टॉक मतलब क्या है भाई, किस बला का नाम है? और वहाँ पर आपको पता ही होगा बैठक हो रहा है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था। और जो भारत के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला है कि हम इस पर पब्लिक जो कहाँ गया, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, पब्लिक फूड स्टॉक को लेकर जो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए WTO के तहत, उसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ताकि इसको लेकर बार बार कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सी क्या है मामला। बाकी WTO की बैठक होने दीजिए, 13वीं मिनिस्ट्रियल बैठक है ये। कहाँ पर आयोजित हो रहा है बंधुओं, तो ये भी याद रखिएगा, आबू धाबी में। आबू धाबी कहाँ पर है ये आप मुझे बता देंगे तो अच्छा रहेगा, पता ही होगा, बहुत ही आसान से सवाल पूछा है। देखिए 13वां मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पर? आबू धाबी में, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। आपको मैंने कुछ दिन पहले समझाया था, जो किसान अभी विरोध कर रहे हैं ना, किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको पता है सिंघू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर नहीं आए हैं अभी तक, सिंघू बॉर्डर पर हैं। तो वहाँ पर जो किसान मांग कर, उसमें एक मांग ये भी है कुछ किसान संगठनों का कि भारत को WTO से बाहर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि WTO कहीं ना कहीं भारत सरकार को सब्सिडी को एक्ट बनाकर देने में और MSP को एक्ट बनाकर देने के लिए WTO कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है, भारत का अनाज जो है किसानों को कम लागत में उत्पन्न कर लेंगे भारत में अनाज। अब कम लागत में उत्पन्न होगा तो भारत कम प्राइस पर दुनिया भर में बेच सकेगा। अब इससे क्या होगा, दुनिया भर के ट्रेड मार्केट में बोलते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इसके कारण WTO इस पर प्रतिबंध लगाता रहता है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये मुद्दा। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ये एक नीतिगत उपकरण है जिसका उपयोग सरकारों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर खाद्यान्नों खरीद, भंडारण, वितरण के लिए किया जाता है। वर्तमान विकासशील देशों के सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम को विश्व व्यापार संगठन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग अम्बर बॉक्स उपायों के तहत शामिल किया गया, जिन पर WTO की कटौती संबंधी प्रतिबद्धताएं लागू होती है। ओके, अन्य विकासशील देशों के साथ भारत भी यह मांग कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम को WTO के सब्सिडी कटौती प्रतिबद्धताओं से मुक्त किया जाना चाहिए। ये जो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, कोई हम इस किसानों को आय बढ़ाने के लिए थोड़ी ना खरीद रहे हैं अन्न को, है ना। हम किस लिए खरीद रहे हैं भाई? हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि लोगों को भोजन मुहैया करवाया जा सके। भारत में 88 करोड़ लोगों को जो भोजन मुहैया करवाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए हम खरीद रहे हैं अन्न जो किसानों से, है ना। तो इसको WTO के जो सब्सिडी कटौती वाला प्रावधान है, जिसके तहत इसको प्रतिबंधित किया जाता है या इसको रेगुलेट किया जाता है, उसमें से निकाला जाए कि अगर कोई देश अपने यहाँ के लोगों को अन्न मुहैया करवाना चाह रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए, तो वो इसके तहत शामिल ना हो, उस पर WTO कुछ भी ना बोले, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, उस पर कोई रोक टोक ना हो, सामान्य भाषा में समझिएगा। लेकिन बहुत सारे देश बोलते हैं कि ये गलत है, इससे क्या होता है, वर्ल्ड का ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। भारत ने सार्वजनिक स्टॉक
होल्डिंग संबंधी मुद्दों के लिए अस्थायी समाधान की मांग की है। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र, व्यापार नीति समीक्षा तंत्र ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म उरुग्वे राउंड की शुरुआती परिणाम था। अब इसके तहत ही WTO के तहत एक और बॉडी यह क्या करता है, तो यह सदस्य देशों के व्यापार नीतियों प्रथाओं के सामूहिक मूल्यांकन की प्रक्रिया हेतु एक अवसर प्रदान करता है। सदस्य देशों के व्यापार नीति की पारदर्शिता को बढ़ाकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सुचारू कामकाज में सहायता करता है। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र WTO के तहत एक एंटिटी है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर एक सदस्य देश के व्यापार नीतियों और प्रथाओं के प्रभाव की जांच करता है कौन, तो व्यापार नीति समीक्षा तंत्र। प्रक्रिया क्या है, यह समीक्षा WTO के व्यापार नीति समीक्षा निकाय द्वारा की जाती है, जो कि विश्व व्यापार संगठन के सामान्य परिषद का एक अनुषंगी निकाय है। ओके, अब इसकी कार्यविधि क्या है व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की, तो व्यापार नीति समीक्षा द्वारा सभी देशों को उनके समग्र व्यापार तथा आर्थिक नीतियों के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष को जानने का अवसर मिलता है। विकासशील देशों के व्यापार नीतियों की समीक्षा प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, जबकि विकसित देशों की व्यापार नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। सेवाओं के व्यापार, बौद्धिक संपदा को कवर करने के लिए TPRM को विकसित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन के सभी 10 देश TPRM के तहत समीक्षा के अधीन होते हैं। यही व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के तहत में सभी के सभी शामिल होते हैं। ये क्या तंत्र है, तो ये दुनिया भर के जो विकासशील और विकसित देश हैं उनके व्यापार नीति की समीक्षा के लिए तंत्र बनाया गया कि कोई भी देश क्या दुनिया के ट्रेड को प्रभावित करने, नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की तो कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर एक तंत्र विद्यमान है, कहाँ पर, सिस्टम विद्यमान है कहाँ पर, तो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, आगे बढ़ें, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए अगले न्यूज़ नाटो संबंधित है। नाटो में एक और मेंबर शामिल हो गए हैं, उनका नाम है स्वीडन। स्वीडन आपको पता ही है देश है, स्वीडन देश शामिल हो गया है नाटो में। इससे पहले पिछले साल यहाँ पर देखिए 31 मेंबर के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ था पिछले साल अप्रैल में। रसिया ने जब से इन्वेजन किया है यूक्रेन का, ऐसा शब्द यूज किया जाता है, रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है, तो रूस के बॉर्डर पर स्थित छोटे छोटे जो देश हैं वो नाटो से जुड़ते जा रहे हैं ताकि उनको सुरक्षा मिल सके, उन पर रूस जो है वो अटैक ना करे। तो एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नाटो जो है अब इसके कितने मेंबर हो गए हैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसके 32 मेंबर हो गए हैं। कौन कौन, 31वां मेंबर था फिनलैंड, 32वां मेंबर कौन बन गया है, तो स्वीडन बन गया है। ये PT फैक्ट के तौर पर ध्यान रखेंगे। किसने सबसे बाद में स्वीडन को इजाज़त दी है, तो हंगरी ने इस पर अपना मुहर दे दिया है। और इसमें क्या होता है ना कि 100% सभी के आपको अनुमति चाहिए होता है, तभी जाके आप नाटो में शामिल हो सकते हैं। नाटो के सभी मेंबर जब आपको वेरीफाई कर देंगे तभी जाके आप नाटो में शामिल हो सकते हैं। ओके, अब नाटो क्या है इसके बारे में ज़रा देख लीजिए और स्वीडन के बॉर्डर को देख लेंगे ताकि वहाँ से अगर सवाल पूछे जाएं आपसे तो आप उसको आसानी से कर सकें। देखिए नाटो क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 के उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। याद कीजिए शीत युद्ध का दौर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात से दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ती आ रही थी, एक USSR के गुट में और एक US के गुट में। ये कैपिटलिस्ट थे और ये सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट कंट्री थे वो इकट्ठे हो रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर कैपिटलिस्ट देश इकट्ठे हो रहे थे। इनके बीच में असुरक्षा की भावना बन गई थी, जिसको लेकर नाटो, सीटो, सेंटो, बहुत सारे आप संगठन पढ़ते होंगे। अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को। तो उसके पश्चात इनको जब स्थापित किया गया तो अब धीरे धीरे हुआ क्या, USSR के पतन के साथ उसके द्वारा बनाए गए जितने भी सैन्य संगठन थे वो सब भी कोलैप्स कर गए। वारसा आपने सुना होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी भी अमेरिका के जो नेतृत्व बनाया गया था नाटो, वो अभी भी जिंदा है। कई सारे लोग इसको अप्रासंगिक मानते हैं, कई सारे लोग इसको दुनिया के लिए सही नहीं मानते हैं, लेकिन कई सारे लोग इसके समर्थक भी हैं। कई विशेषज्ञ बोलते हैं कि इस तरह का संगठन होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, वी डोंट नो। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य हैं, 32 मेंबर हो गए हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका थे। कौन थे इसके मूल सदस्य, तो यही पश्चिमी देश थे। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा वॉशिंगटन संधि किससे संबंधित है, तो नाटो से संबंधित है। ओके,
मूल हस्ताक्षरकर्ता में शामिल देश थे, बहुत सारे देश शामिल है मूल हस्ताक्षरकर्ता में। क्या आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है, नए मेंबर्स को ध्यान रखिएगा केवल। फ्रांस वर्ष 1966 में नाटो के एकीकृत सैन्य कमान से हट गया, लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा। इसने वर्ष 2009 में नाटो के सैन्य कमान में वापस शामिल भी हो गया। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने रुचि नहीं दिखाई, अब शामिल हो गए हैं, ये पुराना था इसका, शामिल हो गए हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एलाइड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय मॉन्स बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, किसका? तो नाटो का। नाटो का सबसे बड़ा फंडर कौन है, मतलब फंड कौन देता है? तो सबसे ज़्यादा फंड इसको यूएस से मिलता है, अमेरिका इसको सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। नाटो के बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा। स्वीडन का ज़रा हम लोग मैप देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया इस न्यूज़ को। स्वीडन का मैप देखिए ध्यानपूर्वक। ओके, देखिए ये है बीच में स्वीडन, ये है स्वीडन, ये है नॉर्वे, ये है आपका फिनलैंड, यहाँ पर रूस है, यहाँ पर ये बाल्टिक नेशन है, 3 जो बाल्टिक हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? तो बाल्टिक सी है पूरा। ये स्वीडन है। स्वीडन के सीमा, जल सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेनमार्क के साथ भी इसकी जल सीमा लगती है। स्थल सीमा की बात करें हम लोग तो फिनलैंड के साथ में और नॉर्वे के साथ में स्थल सीमा को साझा करता है कौन? तो स्वीडन। ओके, स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस एक डायलॉग है, कौन सा? तो स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। और ये किस सारे जो देश है ना, नॉर्डिक कंट्री इनको कहा जाता है। नॉर्डिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगभग में उत्तरी पोल के सबसे सन्निकट वाले देश हैं कुछ। साथ ही साथ में ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा सुखी लोग, हैप्पी लोग, खुशी लोग, सबसे ज़्यादा उन्नत लोग, सबसे अच्छे लोग, मतलब दुनिया भर का अच्छे का मतलब है सुखी लोग, यहीं पर निवास करते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन्हीं सब देशों में, डेनमार्क में निवास करते हैं। अब क्यों है ये जो कंट्री है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। सोशलिस्ट विचारधारा का मतलब क्या है? यहाँ पर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, कई सारे देशों में फ्री ट्रैवल, बहुत कुछ प्रोवाइड करवाती है पब्लिक को, लेकिन उसके बदले में क्या ऐसे ही दे देती है? नहीं। यहाँ पर टैक्सेशन बहुत हाई है, लगभग 40 से 50% टैक्सेशन है। यहाँ पर जितना आप कमाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा आपको टैक्स में दे देना पड़ता है। और सरकार फिर आपके लिए अच्छे सड़क और अच्छे बिजली, अच्छे पानी, अच्छे एजुकेशन, हर चीज़ मुहैया करवाती। दुनिया के सबसे सुखी कंट्री है ये। और करप्शन इन देशों में नहीं है। आप कोई भी रैंकिंग उठाकर देखेंगे तो यही सारे देश आपको रैंक पर टॉप में दिखेंगे। किसी भी रैंकिंग को उठा लीजिए, करप्शन फ्री में हो या हंगर में हो, हैप्पीनेस में हो, एसडीजी में हो, सब में ये सब के सब टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये इन देशों के बारे में एक खासियत है। दुनिया में स्वर्ग कहीं पर है तो इन्हीं जगहों पर है, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते। लेकिन हाल के दिनों में इन देशों में भी कट्टरता बढ़ी है, ख़ास तौर से इस्लाम को लेकर इन देशों में काफ़ी ज़्यादा एक नकारात्मक तत्व पाया जाता है। कई बार कुरान जलाने की घटनाएं भी देखी गई इन देशों में, जिसको लेकर आए दिन दंगा फसाद भी हुए हैं। तो दुनिया बदल रही है तो ये देश भी अछूते नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए क्या है। अगली न्यूज़ है आपके लिए कोस्ट गार्ड से संबंधित, जिसमें कोस्ट गार्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वुमेन को परमानेंट कमीशन आपके यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। कौन से पितृसत्तात्मक समाज में आप जी रहे हैं? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कोस्ट गार्ड को और बोला है कि वुमेन्स को भी आप लोग क्या करेंगे, परमानेंट कमीशन में शामिल कीजिए अपने यहाँ। आपको एक पता है कि GS1 में एक सवाल पूछा गया था कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस प्रकार से जो पितृसत्तात्मक ढांचा है, रूढ़िवादिता है, उससे लड़ रही है। पहला ही सवाल था शॉर्ट फॉर्मेट का, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, टीचर्स तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लैंगिक रूढ़िवाद से कैसे लड़ रही है, ये पूछा गया था। तो ये लैंगिक रूढ़िवाद से लड़ने का ही एग्जाम्पल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब LGBTQ को लेकर फैसला दिया था, या जब आर्मी में महिलाओं को शामिल करने को लेकर फैसला दिया, या व्याभिचार पर जो फैसला दिया था, या वुमेन से संबंधित जो भी फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, उसमें वो लैंगिक रूढ़िवादिता से लड़ रही है कहीं न कहीं। उसमें एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा मुख्य था उस सवाल में। आपने देखिएगा GS1 के पेपर में पहला सवाल ही था, शॉर्ट आंसर में, है ना। तो ये जो है ये भी किसका एक उदाहरण होगा शानदार सा, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लैंगिक रूढ़िवादी से जो लड़ रहे हैं। इसमें पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है हमारा, पितृसत्तात्मक का मतलब होता है ऐसा नहीं तो पिता का शासन, नहीं, वो गलत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जहाँ पर हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि जो महिलाएँ हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, बौद्धिक रूप से कमज़ोर होती है। आपने लोग कहते भी सुना होगा, बड़े बड़े बहुत सबसे हाई सब्सक्राइबर्स वाले टीचर्स को भी सुना होगा बैठकर महिलाओं पर जोक करते हुए कि मोटापा इसलिए हो रहा है ताकि वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं महिलाएं। ये भी मैंने एक बोलते टीचर को सुना, बहुत फेमस टीचर हैं, उनको बोलते सुना है ना। तो इस तरह की चीज़ें क्या बढ़ावा देती हैं,
इस तरह की भी चीज़ें ही पितृसत्तात्मक समाज का उदाहरण है, जहाँ पर आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं वो शारीरिक और बौद्धिक रूप से आपसे कमज़ोर हैं, आप जो जो कर सकते हैं वो चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। इसी रूढ़िवादिता को धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी ख़त्म करे और भारत सरकार भी ख़त्म कर रही। किस प्रकार से भाई? महिला आरक्षण लागू किया गया संसद और विधानसभा में। संसद से भी बड़ी शक्ति है कोई भारत में, या विधानसभा से भी बड़ी शक्ति है कोई राज्य में? बताइए मुझे। सबसे सर्वोच्च शक्ति पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको बिठाने जा रही है और आप उनको अपने बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी चीज़ को लेकर बोला है कि ये पैट्रियार्कल जो अप्रोच है आपका, इसको ख़त्म कीजिए, कोस्ट गार्ड में भी शामिल कीजिए। हम बोल रहे हैं तो शामिल कर लीजिए, नहीं तो हम ज़बरदस्ती शामिल करवाएंगे। और आपको पता ही होगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स परमानेंट कमीशन कर दिया गया महिलाओं को। अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार न दिए जाते हों, और अगर कहीं ऐसा क्षेत्र है तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वुमेन कैन नॉट बी लेफ्ट आउट, इफ़ यू डू नॉट डू इट वी विल डू इट। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको करवाएंगे, ज़बरदस्ती करवाएंगे। कैसे नहीं करोगे आप में क्या ऐसा अलग है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं? इस चीज़ को लेकर बोला गया। जब आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हो सकता है तो कोस्ट गार्ड में ऐसा कौन सा चिड़ैया भाई क्यों नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पर क्या है, पिटीशन किसके द्वारा डाला गया था? तो एक इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर हैं, क्या नाम है उनका, प्रियंका त्यागी जी, उन्होंने ही यहाँ पर पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि क्यों हमें परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा है कोस्ट गार्ड में। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया इस फैसले को। और आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले आर्मी में भी परमानेंट कमीशन को लेकर फैसला दिया था कि आप शामिल कीजिए एनडीए के तहत, इनको आपको शामिल करना ही पड़ेगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो किसी एक सवाल नहीं पूछा जाएगा, बंच में पूछा जाएगा। जैसे बीपीएससी ने शानदार सवाल पूछा था कि लैंगिक रूढ़िवादिता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस प्रकार से लड़ रही है, उसमें एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा मुख्य भाग था उसका, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में चीज़ों को देख। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। मोदी जी ने बोला है कि, कहाँ पर बोला है, सबसे पहले तो भारत टैक्स। टैक्स क्या है? भारत टैक्स। अब ये क्या है भाई, इसको समझेंगे हम लोग। टेक्सटाइल को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, कहाँ पर? अपने दिल्ली में। दिल्ली में जो दिसंबर से लेकर मार्च तक का, अप्रैल तक का समय रहता है, इसे बहुत सारे एग्जीबिशन, फेयर, बुक फेयर, बहुत सारे फेयर। दिल्ली बिल्कुल सुंदर सा हो जाता है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखेंगे अगर आप बाहर निकलेंगे तो। बेहतरीन होता है ये मौसम घूमने फिरने के लिए। लेकिन ठीक है, आप हम अपने न्यूज़ पर आ जाते, घूमेंगे कहाँ। देखिए लिखा हुआ है कि मोदी से गवर्नमेंट मस्ट नॉट मिडिल इन लाइफ्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने कहीं भी मिडिल क्लास के जो लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, यही कह रहे हैं मोदी जी यही कह रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, कहाँ पर ये बोल रहे थे? तो इनॉग्रेटिंग द भारत टेक्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन होता है, ग्लोबली इसको माना जाता है, और इसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो भारत टेक्स 2024, इसके बारे में आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। स्कॉट जम्बूरिन याद कीजिए, जो राष्ट्रपति महोदया गई थी राजस्थान में, उसके बारे में 68 बीपीएससी पीटी में पूछ लिया गया था, मेंस में, सॉरी। तो इसलिए आपसे इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती थी। इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, क्या क्या यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। बाकी मिडिल क्लास के बारे में मोदी जी ने बोला कि हमने बहुत बेनिफिट पहुँचाया है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो उससे तो सवाल नहीं पूछेगा, भारत टेक्सटाइल एग्जीबिशन ज़रूर सवाल पूछ लेगा। हैकाथॉन का भी आयोजन किया गया था यहाँ पर, और टेक्सटाइल का एग्जीबिशन भी ग्लोबली दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है इसको। ठीक है, इसको समझिए क्या है ये। भारत टेक्स 2024 राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम के तहत तकनीकी वस्तुओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के हैकाथॉन शीर्षक से हैकाथॉन का भी आयोजन किया जाए। हैकाथॉन का मतलब वहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागी इकट्ठा होंगे, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको कुछ समस्या दिया जाएगा, वो समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हैकाथॉन में सामान्य रूप से यही होता है। हैकाथॉन में छात्र, शोधकर्ता, उद्यमी, उद्योग के विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है? इस मंच का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, सहयोग को प्रोत्साहित करना, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करना। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार हैकाथॉन का प्रायोजक और भागीदार होगा। और राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन यह मुख्य रूप से तकनीकी वस्त्र के लिए शिक्षा, कौशल, बाजार संवर्धन के साथ साथ अनुसंधान, विकास, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। सारा कुछ तो बता दिया, सारा रामायण तो पढ़ दिया, लेकिन राम जी को नहीं पता ही नहीं है तकनीकी वस्त्र क्या है, पता ही नहीं है। तकनीकी वस्त्र जो आपने जो अभी वस्त्र पहना हुआ है वो सामान्य वस्त्र होता है, लेकिन फायर फाइटर्स जो वस्त्र पहनते उसको तकनीकी वस्त्र कहा जाता है। वो विशेष रूप से किसी न किसी पर्पस से क्रिएट किया गया वस्त्र होता है। अब किसी विशेष स्पोर्ट के लिए भी जो वस्त्र होगा वो भी उस श्रेणी में आ सकता है।
ठीक है, समझ गए होंगे आप, एक एग्जाम्पल समझ गए होंगे। जो आपने भी वस्त्र पहना वो नॉर्मल वस्त्र में आएगा। इससे राष्ट्रीय महत्व के अनुप्रयुक्त परियोजनाओं के साथ साथ विचार, प्रोटोटाइप, अनुदान के रूप में कई परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। हैकाथॉन में भाग लेने से लाभ होगा, बहुत सारे प्रतिभागी हैकाथॉन में भाग ले रहे हैं, और ये जो एग्जीबिशन लगता है इससे क्या होगा, दुनिया भर के बड़े बड़े सीईओ को बुलाया गया है शामिल होने के लिए, उद्योगपति शामिल हुए हैं। एग्जीबिशन कुछ पसंद आएगा तो हमारा ट्रेड बढ़ सकता है, हमारी मार्केटिंग अच्छी खासी हो सकती है, और क्या होगा, एक व्यापार को लेकर सकारात्मक माहौल भी बन सकता है। नए नए नवोन्वेषण जो है, इनोवेशंस जो होते हैं, उनको भी बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली में, किसको लेकर, भारत टेक्स 2024। किससे संबंधित है ये, टेक्सटाइल कपड़ों के प्रदर्शन से संबंधित है, वो भी ग्लोबली दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन में से एक माना जाता है भारत टेक्स 2024 को। ओके, इसको बस इतना ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, इंडिया स्पेसिफिक AI मॉडल टू फाइंड जेस्टेशनल एज डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, जो जेस्टेशनल डेवलपमेंट होता है, जेस्टेशनल भी बोला जाता है, उसका एज बता पाएगा ये। अब ये क्या बला है भाई, किसने डेवलप किया है, क्या नाम है इसका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गर्भनी GA2। ये कहाँ से मैंने न्यूज़ उठाया है, तो ये तो इसमें आया है, इसने कहाँ से उठाया, PIB में डाला गया है। ठीक है, PIB से मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने भी किया हिंदी वाला फॉर्मेट इसका। तो उसमें बताया गया है कि इसको बस समझ लीजिए, बाकी डिटेलिंग में क्या जाने पर इसमें ये बताया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं होंगी तो जेस्टेशनल की एज को डिसाइड करने के लिए, जो फीटस होता है उसका एज डिसाइड करने के लिए एक AI मॉडल जिसका नाम है गर्भनी GA2, इसको बनाया गया है। किसके द्वारा, तो IIT मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक AI मॉडल क्रिएट किया है जिससे फीटस के एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा, एग्जैक्ट एज पता चल जाएगा, जिससे जो फर्टिलिटी रेट है, जन्म के दौरान बच्चों की मृत्यु का मामला है, या डेट ऑफ बर्थ तक 100% बोला गया है, तो ऐसा ही कि भाई मोर देन 95% ज़्यादा हम एक्यूरेसी के साथ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी आपको पहले ही बता देंगे। क्या पहले इस तरह का मॉडल दुनिया मौजूद था? बिल्कुल था, लेकिन उसमें पश्चिम के जो देश हैं उनके आधारित था वो मॉडल। भारत ने अपना मॉडल बनाया है, अपने लोगों के हिसाब से इस मॉडल को बनाया गया है। ठीक है, अपने भारतीय लोगों के हिसाब से इस मॉडल को बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, गर्भनी GA2 नाम है। IIT मद्रास ने इसको बनाया है, IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने इसको बनाया है। और फरीदाबाद जो क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, और IIT मद्रास, इन दोनों के रिसर्चर्स ने मिलकर गर्भनी GA2 नामक एक AI मॉडल को बनाया है, जो गर्भ में जो फीटस होते हैं, गर्भ जिसको कहा जाता है, उसका एग्जैक्ट डेट कब बर्थ लेगा वो, और उसकी आयु क्या है, इन सभी को पहले ही बता देगा हमें। एग्जैक्ट मतलब कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, जो जन्म के दौरान कई सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो कम हो सकेगा, और इससे हम बच्चों के बाल मृत्यु को रोक सकते हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल हुआ किसका, AI के उपयोग का, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स ने बोला है कि द गर्भनी GA2 एक्यूरेटली एस्टिमेट द फीटस एज, रिड्यूसिंग एरर बाय ऑलमोस्ट 3 टाइम। द इंडियन डेटा वुड हेल्प टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड डिटरमाइन द प्रीसियस डेट ऑफ बर्थ। ये बोला गया किसमें, इसमें, जिससे क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो है वो भी कम हो जाएगा। इतना बस ध्यान रखेंगे आप गर्भनी GA2 के बारे में, तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। AI का पॉजिटिव उपयोग जहाँ पर ही पूछा जाए वहाँ पर इसको चिपका दीजिएगा। शानदार उपयोग है कि AI का उपयोग हमेशा ख़राब चीज़ों में ही क्यों किया, शानदार उपयोग है भाई, इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है ना। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते। अगला न्यूज़ बड़ा ही दुखद है, आप लोग जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता होगा इनको। पंकज उधास नाम था इनका, उधास, है ना। इनका डेथ हो गया, और 1951 में जन्म था, और 2024 में इनका डेथ हुआ है। जानते ही होंगे क्या है ये, तो संगीतकार हैं, शानदार शानदार गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं इनके यूट्यूब, और ख़ास तौर से ऑटो रिक्शा और बस में बड़े फेमस गायक हैं ये। आज अभी तो थोड़ा सा कम हो गया था इनका, आज से 10 साल 15 साल पहले जाएंगे, जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय में इनके गाने काफ़ी प्रचलित होते थे, है ना। उससे भी पहले के गाने होते थे लेकिन उस समय में काफ़ी प्रचलित होते थे, अब तो कम हो गया है, लेकिन इनका डेथ हो गया। इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, गज़ल गायक थे और हिंदी सिनेमा में भी इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट प्राइवेट एम्यूनेशन
फैसिलिटी खुल गया है। मतलब कि पहली बार कोई प्राइवेट फर्म है जो हथियार बना रही है, एम्यूनेशंस बना रही है। कहाँ पर? तो भारत में। कौन सी कंपनी है ये? तो अडानी डिफेंस और एरोस्पेस है। कानपुर में मंडे को फैसिलिटी को खोल दिया गया है और इसके बाद पहली बार भारत में क्या होगा, तो प्राइवेट फर्म है कोई जो आर्म्स और एम्यूनेशन में प्रवेश कर रही है और उसको बना रही है। एम्यूनेशन और मिसाइल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्यूनेशन और मिसाइल बना रही है पहली बार। मिसाइल बनाने का काम इससे पहले किसी को नहीं दिया गया था। लार्सन टुर्बो वगैरह टैंक वगैरह ज़रूर बनाए थे, लेकिन मिसाइल बनाने का काम उसको नहीं दिया गया था। ये पहली बार किसको दिया गया है? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है उसको दिया गया है। यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसी के तहत ये प्रोजेक्ट भी शामिल। और इस फैसिलिटी का ये जो कैंपस है जहाँ पर इस चीज़ का निर्माण किया जाएगा, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो एम एन नरवणे बोल रहा हूँ, सॉरी, जो पांडे जी हैं। कौन है? तो आर्मी के चीफ हैं। और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, जनरल मनोज पांडे और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है कानपुर में। बस इतना इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है पीटी वगैरह में, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।